हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ई इनवॉइसिंग को लेकर बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आप इनवॉइस ना करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा और क्या बिना इनवॉइस के माल ले जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बराबर में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करें सो दैट हम उसे डिस्कस करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग को लेके बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं और गवर्नमेंट ने अभी एक सर्कुलर जारी करा है जिसमें गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर को बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ई इनवॉइसिंग जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रही है, उसमें कोविड-19 के चलते बहुत ही टैक्स पेयर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और कहा कि अगर आप अब ई इनवॉइसिंग साथ साथ ना करके थोड़े दिन बाद करेंगे तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई इनवॉइस 1 अक्टूबर को निकाला है और आप उसका आईआरएन नंबर जनरेट करना भूल गए हैं या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच के बारे मद्देनज़र उसका इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल से कोई भी आईआरएन नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने 30 डेज़ का टाइम दिया है। अगर आपने कोई इनवॉइस 1 अक्टूबर को जनरेट करा है अपने सिस्टम से तो आप उसका डिस्पैच करिए। साथ ही उसका पोर्टल पे जो प्रोसेस है आपका कि सिस्टम से डाटा निकाल के पोर्टल पे आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है जिससे कि आईआरएन नंबर जनरेट होता है और एक क्यूआर कोड जनरेट होता है जो कि फर्दर कस्टमर से डीलिंग करने के लिए काम आता है। वो अब आप 30 डेज़ बाद भी कर सकते हैं। तो जो आपने इनवॉइस 1 अक्टूबर को निकाला है उसकी आप ये इनवॉइस पोर्टल पे प्रोसेसिंग 30 डेज़ के अंदर अंदर कर सकते हैं। उस पर आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और ये वैलिड इनवॉइस की तरह ही ट्रीट होगा। पर 30 डेज़ का मतलब इसमें एक इम्प्लिसिट बात ये नज़र आती है कि ये गवर्नमेंट ने अभी 1 नवंबर 2020 तक ही ये रिलीफ दिया है टैक्स पेयर्स को। इसके आगे कुछ भी रिलीफ होगा तो ये फर्दर नोटिफिकेशन या सर्कुलर है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो खाली 1 नवंबर 2020 तक ही है। साथ में आगे चलते हैं तो इन्होंने रिलीफ के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट करके कुछ एडिशन भी करे हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 70 और 71 2020 सेंट्रल टैक्स की ऐड करी है जिसमें इन्होंने कहा कि अगर हम नोटिफिकेशन नंबर 13 को देखें तो उससे रिलेटेड कुछ बड़े बदलाव हैं। तो हमें इसके पहले नोटिफिकेशन नंबर 13 देखनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन नंबर 13 जो कि 21 मार्च को आई थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो सब रूल्स 2, 3, 4, 4A ऑफ रूल 54 ऑफ सीजीएसटी रूल्स है, जिसका मतलब है कि वो टैक्स पेयर्स जो कि या तो बैंकिंग से फील्ड से रिलेटेड है, एनबीएफसीज हैं, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का काम करते हैं या फिर अगर वो सिनेमा या मल्टीप्लेक्स चलाते हैं तो उन सब टैक्स पेयर को छोड़ के बाकी जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और उनकी टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि उन बाद में उन्होंने सब्सिक्वेंट चेंज भी कर दी थी कि वो 500 करोड़ लिमिट कर दी थी नोटिफिकेशन नंबर 61 में। तो उन सारे टैक्स पेयर्स का ई इनवॉइस प्रिपेयर करना और इशू करना मैंडेटरी कहा था गवर्नमेंट ने अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। और ये सिर्फ 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो देखते हैं अब जो इन्होंने चेंजेस करे हैं वो क्या चेंजेस करे हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 70 ऑफ 2020 में इन्होंने क्या कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर वर्ड है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अब इन्होंने ये टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पे क्या रख दिया है,
एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, यानी कि अगर अब आपकी टर्नओवर मान लीजिए 1920 में 40, मान लीजिए अब आपकी 1920 में टर्नओवर 400 करोड़ थी, तो आपके लिए अगर हम पहले देखते तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं थी। पर अब इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या कर दिया है कि अगर आपकी 17-18 या 18-19 में भी अगर आपकी 500 करोड़ टर्नओवर है तो आपकी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी 1920 में 500 पूरी हुई है या नहीं हुई। तो आपके लिए 17-18 से अब तक का जितने भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है सबको ही देखना मैंडेटरी हो गया है। और इसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि पहले तो जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि उसे टैक्स पेयर को ई इनवॉइस जब इशू करना है जब वो इस कैटेगरी में फॉलो होगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है या दोनों चीज की इकट्ठी सप्लाई करता है, कंपोजिट सप्लाई करता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। पर अब इन्होंने कहा कि अगर आपकी जो थ्रेशोल्ड बन रही है वो गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर करने के बाद बन रही है, साथ ही अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो भी आपके टर्नओवर की कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो यानी कि अगर आपकी 1920 में टर्नओवर 400 करोड़ थी प्लस में आपका 150 करोड़ की एक्सपोर्ट थे, तो पहले आप क्या सोच रहे थे कि आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी नहीं है। पर अब इन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा। और साथ में इन्होंने क्या कहा कि नोटिफिकेशन नंबर 72 और इंसर्ट करी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सीजीएसटी रूल्स में अमेंड किया जाए जिन्हें कि 11th अमेंडमेंट रूल्स कहा जाए और ये आज की डेट से एप्लीकेबल हो, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से। साथ ही इन्होंने कहा कि रूल नंबर 46 में आफ्टर सब क्लॉज क्यू एक नया क्लॉज इंसर्ट करा जाए। ये रूल 46 आपका ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो क्यूआर कोड होगा उसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड होना चाहिए, यानी कि जब आप क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं तो उसमें ना ही खाली सप्लायर और कस्टमर की और साथ में आपकी गुड्स की डिटेल ही ना आए, बाकी इसके अलावा इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी आए जिससे ट्रैकिंग करना इजी हो जाए। अभी हम आगे देखेंगे कि ये इसके पीछे सरकार का क्या मोटिव है। तो इन्होंने इसके बाद रूल नंबर 48 सब क्लॉज 4 में एक और रूल इंसर्ट करा, जिसमें इन्होंने कहा कि कमिश्नर को इतनी पावर दी जाए कि वो जो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन इशू करके एक पर्सन या एक क्लास ऑफ पर्सन को कुछ टाइम पीरियड के लिए एग्जेम्प्ट कर दे फॉर द पर्पस ऑफ ई इनवॉइसिंग। ये पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे निर्भर करता है जो कि इनके द्वारा डिसाइड करी जाएगी कि वो कमिश्नर के पास इतनी पावर हो कि वो जो भी जीएसटी काउंसिल से उससे रिकमेंडेशन मिले तो वो इसके हिसाब से उन पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सके कि अब आप इन शर्तों के हिसाब से इनवॉइसिंग ना करें और आप आगे से इसके इनवॉइसिंग करें, अभी के लिए आप एग्जेम्प्ट हैं। साथ ही में इन्होंने क्या कहा, रूल नंबर 138A सब रूल 2, ये आपका बेसिकली ना गुड्स मूवमेंट से रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने कुछ सब्सटीट्यूशन करा, मतलब रिप्लेसिंग करी। क्या कहा इन्होंने कि जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि क्यूआर कोड में IRN नंबर एम्बेडेड किया जाए, मतलब कि अगर आप स्कैन करें तो उसमें IRN नंबर के साथ और भी सारी डिटेल आए और IRN नंबर उसमें मैंडेटरी शो हो। तो इसके पीछे मोटिव इनका यही है कि अभी हम क्या देखते हैं, कोई भी हमारा मटेरियल जाता है और वो कोई टैक्स ऑफिसर पकड़ लेता है रास्ते में, तो तुरंत ही वो क्या करता है कि ये सोचता है कि ये इनके पास इनवॉइस है नहीं, तो क्या ये 2 नंबर का मटेरियल है। अगर वो 2 नंबर का होता है तो वो क्या करते हैं, हम कोई भी अगर उनके पास सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाते और अपनी तरफ से कुछ मतलब पॉजिटिव नहीं कह पाते, तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं, साथ में हमें एडिशनल टैक्स भी भरना होता है और साथ ही साथ हमारा माल भी जब्त हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप क्यूआर कोड में ही अगर इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी शो हो जाएगा आपके क्यूआर कोड स्कैन करने पर, तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या लगेगा कि मटेरियल ओके है और इससे आपकी अगर आपके पास इनवॉइस की हार्ड कॉपी भी नहीं होगी और अगर आप उसे क्यूआर कोड में अगर आपका IRN है तो वो जो स्कैन करके देख सकता है कि हाँ ये वैलिड है और इसके ऊपर आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर आपका अगर क्यूआर कोड में वो IRN नंबर नहीं आया तो फिर अगर आपके पास इनवॉइस कॉपी भी नहीं है तो वो फिर पेनल्टी लगा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मटेरियल भेज रहे हैं
तो जो भी इनवॉइस जनरेट हुआ है उसे स्कैन करके देखिए कि उसमें IRN डिटेल प्रॉपरली जनरेट हो रही है, सो दैट अगर आप हार्ड कॉपी भी नहीं देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और कोई भी पेनल्टी आपका इम्पोज नहीं कर सकता। इन चीज़ों से ही अपडेटेड रहने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फर्दर आपको कोई परेशान ना कर सके ऑफिसर, और आपसे कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह ना इम्पोज कर सके। साथ ही हम क्या देखते हैं कि ना लोग अपना जैसे 2 नंबर का धंधा करते हैं और वो दबाने के लिए क्या करते हैं कि उसे रिश्वत दे देते हैं ऑफिसर को, जिनसे ही इनकी और आगे वो बढ़ती है कि हम बंदों से रिश्वत लेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपना बिजनेस अच्छी तरह चला पाएंगे। तो इन्हीं सब वीडियोस के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट हम उस पर डिस्कस करके वीडियो बना के सबके डाउट्स क्लियर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं पर उनके पास सोर्सेज नहीं है जानने के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे सारे अपडेट्स आपको जल्दी ही मिल जाएं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।